चलें ठीक है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है जी। अब हमने आगे सेक्शन 41 स्टार्ट करना है। सेक्शन 41 में मेंटेनेंस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के बारे में बताया गया है। अब इसमें यह कहा गया कि जो प्रिस्क्राइब तरीक़ाकार है उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करेगा, करेक्ट करेगा और मेंटेन करेगा। ठीक है, फिर पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए भी ओपन है, कोई भी पर्सन प्रिस्क्राइब फीस देने के बाद उसकी कॉपी ऑब्टेन कर सकता है। अब इसमें आगे फर्दर ये बताया गया कि कैंडिडेट या कोई इलेक्शन एजेंट अगर चाहे तो उसकी कॉपी भी ले सकता है, ठीक है, फोटोग्राफ्स के जरिए, जैसे कि सेक्शन 79 में प्रोवाइडेड है। उसके बाद सेक्शन 42 है ड्यूरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। अब इसमें यह है कि ये जहां से प्रिपेयर होंगी और इसकी जो फाइनल पब्लिकेशन है, जब तक उसको रिवाइज ना कर दिया जाए वही इलेक्टोरल रोल्स वैलिड कंसिडर किए जाएंगे और इसकी ये ड्यूरेशन का पीरियड होगा। उसके बाद सेक्शन 43 है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेथ्स। अच्छा, जब कमीशन डायरेक्शन देगा तो जो ऑफिस पर्सन इन चार्ज होगा जिसके पास रजिस्टर है बर्थ और डेथ के हवाले से किसी लोकल गवर्नमेंट में या अथॉरिटी में, तो वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा डिसीज पर्सन के हवाले से जो प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा है, ठीक है, जो रजिस्टर्स ने मेंटेन किया हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जो कंसर्न्ड है क्वार्टरली बेसिस पे, ताकि अगर कोई ज़रूरी करेक्शन होने वाली है उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली इलेक्टोरल रोल्स में करती जाएंगी। उसके बाद सेक्शन 44 है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब इसमें यह कहा गया कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो कमीशन के थ्रू जो नादरा का डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म करेगा अगर कोई एड्रेस में चेंज आया है वोटर के या फिर कोई ट्रांसफर हुआ है वोट में, तो उसके हवाले से नादरा के डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 45 है इनरोलमेंट ओनली वंस। अच्छा, अब इसमें रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ये की गई है कि सिर्फ एक ही दफ़ा आप एक इलेक्टोरल एरिया से दूसरे इलेक्टोरल एरिया में आप इनरोल्ड हो सकते हैं और एक से ज़्यादा इलेक्टोरल एरियाज के लिए आप इनरोल्ड नहीं हो सकते। उसके बाद सेक्शन 46 है वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स नॉट अफेक्टेड बाय एनी मिस्टेक। अगर जैसे किसी पर्सन की मिसडिस्क्रिप्शन हो गई है या कोई चीज़ एडअप होनी चाहिए थी किसी पर्सन के नाम पे और इंटाइटल वो पर्सन है, तो उसकी वजह से जो इलेक्टोरल एग्जिस्टिंग रोल होगा वो इनवैलिड नहीं होगा। अब उसके बाद सेक्शन 47 है स्पेशल मेजर्स फॉर इनरोलमेंट ऑफ विमेन वोटर्स। अच्छा, इस सिलसिले में कि औरतें भी इनरोल्ड हो इसमें एज अ वोटर्स, कमीशन वो एक डिसएग्रीगेटेड डाटा शेयर करेगी कि जिसमें वो ये अपॉर्चुनेट करेगी कि कितने रजिस्टर्ड आदमी, कितने रजिस्टर्ड वहाँ पर वोटर्स हैं औरतों की, ठीक है ना। जब इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं नेशनल असेंबली के लिए या प्रोविंशियल असेंबली के लिए, ठीक है, तो उसमें एक डिफरेंस हाईलाइट कर दिया जाएगा कि इतने लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, जब सबसेक्शन 1 में कोई वेरिएशन आती है और वेरिएशन अगर 10% से ज़्यादा है तो उसके हवाले से स्पेशल मेजर्स लिए जाएंगे ताकि इस वेरिएशन को कम किया जा सके। उसके बाद सबसेक्शन 3 में यह बताया गया है कि जब मेजर्स लिए जाएंगे सबसेक्शन 2 के तहत तो इसमें वो एक्शंस भी शामिल होंगे कि जिसमें औरतों के लिए नादरा का कार्ड इशू करना है वो भी मेक श्योर किया जाएगा ताकि मैक्सिमम उसमें एज अ वोटर्स वो इनरोल्ड हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 48 है इनरोलमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम्स। अच्छा, इसमें यह बताया गया कि कमीशन इस सिलसिले में भी स्पेशल मेजर्स लेगी कि नॉन मुस्लिम्स भी रजिस्टर्ड हो, जो कि नॉन मुस्लिम हैं जैसे कि वो डिसेबल हैं या ट्रांसजेंडर सिटीजन्स हैं, वो भी एज अ वोटर इनरोल्ड होने चाहिए इलेक्टोरल रोल्स में। इस सिलसिले में जो इकदाम शामिल हैं वो कोऑर्डिनेट एक्शन लेंगे नादरा के डिपार्टमेंट के साथ ताकि उनको NIC इशू हो सके। लेकिन अगर किसी वजह से ये जो एक्ट्स हैं इनमें कोई डिले कॉज होती है तो वो इसके लिए रीजंस भी असाइन करेंगे कि क्या वजूहात रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 49 है डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल प्रोसीजर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। इसमें यह कहा गया है कि अगर कमीशन ये सेटिस्फाइड है कि किसी वजह से अगर स्पेसिफाइड तरीक़ेकार के तहत अगर कोई काम की कंप्लाइंस नहीं हो पाती, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस अंदाज में इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। और कमीशन फौरी तौर पर फिर ये जो डायरेक्शन इशू होती हैं इसके मुताबिक वो पब्लिसाइज करेगी अपनी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद चैप्टर 5 है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द असेंबलीज।
अच्छा, सेक्शन 50 में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है कि जब ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं तो कमीशन जो है वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए या स्पेसिफाइड एरिया के लिए, ठीक है। और वो जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करना है उसने अपने ही ऑफिसर्स में से जो अवेलेबिलिटी है उस लिहाज से उसमें से अपॉइंट करेगा, ठीक है। या जो लिस्ट प्रोवाइडेड ऑफिसर्स की गवर्नमेंट की तरफ से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से या जुडिशरी में सबऑर्डिनेट जुडिशरी में से सिलेक्ट किया जा सकता है चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अंडर द सुपरविजन और कंट्रोल ऑफ द कमीशन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का भी ये काम ये है कि उसने कोऑर्डिनेट करना है, सुपरवाइज करना है डिस्ट्रिक्ट में तमाम मामला जो कि इलेक्शन के कंडक्ट से रिलेटेड है, तमाम वो ड्यूटीज फंक्शंस परफॉर्म करनी है जो कि इस सिलसिले में कमीशन उसको असाइन करेगी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 51 है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। अच्छा, इसमें ये कहा गया कि जो कमीशन है वो अपने ही ऑफिसर्स में से गवर्नमेंट अथॉरिटीज या ऑटोनमस बॉडीज या जो सेमी ऑटोनमस बॉडीज हैं उनमें से जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको सिलेक्ट करेगी जब उन्होंने एज अ रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करना है, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक से ज्यादा रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 52 है डेट्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स। अच्छा, इसमें जो अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी 50 और 51 के तहत ये इलेक्शन प्रोग्राम इशू होने से पहले 60 डेज के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए। एक्सेप्शनल सिचुएशन हो सकती है या बाय इलेक्शन, तो वो इसकी एक्सेप्शन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 53 है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड पोलिंग ऑफिसर्स। अच्छा, अब इसमें यह कहा गया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो हर पोलिंग स्टेशन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी और जितने असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर्स जरूरी होंगे उतने वो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल में से या कोई ऑटोनमस बॉडी है या सेमी ऑटोनमस बॉडी है जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। अब इसमें आगे ये कहा गया है कि कोई रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर सकता अगर वो पहले कैंडिडेट की एम्प्लॉयमेंट में रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसेक्शन 3 में ये बताया गया है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो पोलिंग डे से पहले 30 दिन कबल उसने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करनी है जो अप्रूव्ड लिस्ट है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की और जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है। और उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जिसके लिए रीजंस रिकॉर्ड की जाएंगे और उसमें कमीशन की फिर अप्रूवल भी जरूरी है अगर उसमें क्या कहते हैं उस लिस्ट में अगर कोई तब्दीली वो चाह रहे हैं, ठीक है। सब सेक्शन 4 में ये कहा गया है कि अगर कोई मेंबर पोलिंग स्टाफ का अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर फिर वो अपने रिजर्व स्टाफ में से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ऑफिसर, इसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की अप्रूवल जरूरी है। यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 54 है ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स। अच्छा, ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्शन के मामलात के हवाले से इसमें ये कहा गया है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो तमाम एक्ट्स परफॉर्म करेगा जो कि इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ द पोलिंग के लिए जरूरी है जिसमें रूल्स एंड डायरेक्शन ऑफ द कमीशन की कंप्लाइंस की जाएगी। अब असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर का ये काम है कि उसने रिटर्निंग ऑफिसर को असिस्ट करना है उसकी फंक्शंस की परफॉर्मेंस में, ठीक है, जो कि कंडीशंस कमीशन की तरफ से इम्पोज की गई और डायरेक्टली वो अंडर द सुपरविजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर अपने मामला सर अंजाम देगा, ठीक है। अब आगे सब सेक्शन 3 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहा गया कि उसने पोलिंग कंडक्ट करनी है इस एक्ट की रूल्स के मुताबिक और वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसने ऑर्डर मेंटेन रखना है पोलिंग स्टेशन पे और उसने रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट करनी है अगर कोई ऐसा इंसिडेंट वाकया होता है जो कि फेयरनेस और कंडक्ट ऑफ द पोल को मुतासर करे, ठीक है। अब इस दौरान जब पोलिंग हो रही होती है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई भी काम वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है या और असिस्टेंट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके मुताबिक फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। अब सब सेक्शन 5 में ये कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर किसी एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ऑथराइज कर सकती है कि भाई आप एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर काम कर लें। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस टाइम इलनेस की वजह से किसी वजूहात की बना पर अगर पोलिंग स्टेशन पे वो अवेलेबल नहीं तो उसकी जगह पे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 6 है कि रिटर्निंग ऑफिसर
वजूहात अगर कोई रीजंस ऐसी मौजूद हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सस्पेंड भी कर सकता है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर को सस्पेंड करके उसकी जगह पे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स की जा सकती हैं ताकि वो उन ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करें। ठीक है, जिनका मामला फिर कमीशन के सामने रखा जाएगा जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है। यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद सेक्शन 55 है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। इसमें यह कहा गया जो इलेक्टेड ऑफिशियल जो अपॉइंट हुआ है, ये जो डिप्यूट हुआ है अपनी ड्यूटीज की परफॉर्मेंस के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कमीशन, मतलब कि वो कमीशन को जवाब दें जो भी ड्यूटीज उनको असाइन की गई हैं। ठीक है, जहां से उनकी अपॉइंटमेंट हुई और जब तक रिटर्न जो कैंडिडेट्स की पब्लिकेशन का मामला होता है उस वक्त तक वो अपनी ड्यूटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि जो कमीशन है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन को इनिशिएट कर सकती है, फिर उनको फाइनलाइज करेगी कि कौन सी पेनल्टी इम्पोज करनी है जो कि इलेक्शन ऑफिशियल पर लागू होगी उनके मिसकंडक्ट की वजह से या किसी वायलेशन के हवाले से। ठीक है, इस मकसद के लिए जो कमीशन है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसिडर की जाएगी उनके जो प्रोवाइडेड एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल्स हैं जो। ठीक है, उसके बाद सब सेक्शन 3 में यह कहा गया है कि जो कमीशन है वो किसी भी टाइम पे रीजंस रिकॉर्ड करके उनको जो ऑफिशियल्स हैं, इलेक्शन ऑफिशियल, पब्लिक सर्वेंट या किसी भी पर्सन को सस्पेंड कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है अगर वो ये वाले काम कर रहे हैं। अगर वो इलेक्शन पोलिंग में कोई इम्पार्शियल फेयर कंडक्ट में अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है या उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है या किसी किस्म की इंटरफेरेंस कॉज कर रहा है या इन्फ्लुएंस होने की कोशिश कर रहा है